आज का वीडियो काफ़ी शानदार है और आप सभी के सामने ये चौथा नंबर का वीडियो प्रैक्टिस सेट का चौथा नंबर का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये जो भी क्वेश्चन जो भी सेट मैं अभी दे रहा हूँ यह एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस बना रहेगा तो आपके आने वाला जो बिहार संविदा स्टाफ नर्स की बहाली है या फिर एएनएम अस्थाई की बहाली है, आपको ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए। मेनियर्स रोग किससे संबंधित है? ठीक है ना, मेनियर्स रोग किससे संबंधित है? तो मेनियर्स रोग जो है आँख, कान, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। तो मेनियर्स रोग जो होता है यह आपको कान से संबंधित है, जिसमें टिंग टिंग की आवाज़, ठीक है ना, देती है। ठीक है, चलिए आगे है, आर्केनोइड और पियामेटर के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? आप लोग पढ़े होंगे ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन आप लोग पढ़े होंगे। तो ब्रेन में मैंने पढ़ाया था कि आर्केनोइड और पियामेटर के बीच के जगह को, स्पेस को क्या बोलते हैं? एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सब आर्केनोइड और एक्स्ट्राड्यूरल। तो आप लोगों को पता है आर्केनोइड और पियामेटर ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला और बीच वाला सब आर्केनोइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है आईसीयू में एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फारक्शन, हार्ट अटैक के मरीज में कार्डियोजेनिक शॉक विकसित होने का नर्स को कौन सा आकलन संकेत देता है? यानी आईसीयू में एमआई के मरीज है, ठीक है ना, एमआई के मरीज है और उसमें कार्डियोजेनिक शॉक विकसित हो रहा है। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या होता है कि हृदय से संबंधित कोई समस्या है और उन समस्या के कारण व्यक्ति को शॉक लगा है, आघात लगा, तो ही कार्डियोजेनिक शॉक होता है। ठीक है, तो एमआई का मरीज है तो हार्ट का ही बीमारी हुआ और उस कारण कार्डियोजेनिक शॉक विकसित हो रहा है मरीज के अंदर। तो नर्स उसका असेसमेंट कैसे करेगी, क्या संकेत देगा कार्डियोजेनिक शॉक में? ठीक है, तो देखिए ये सब थियोरिकल क्वेश्चन है, समझने वाला। ब्रेडिकार्डिया, धीमी हृदय गति, बढ़ा हुआ रक्तचाप, ओलिगुरिया, मूत्र की कमी और गर्म और लाल त्वचा। तो जब मरीज एमआई का पेशेंट है और धीरे धीरे उसको कार्डियोजेनिक शॉक विकसित हो रहा है, तो आकलन के समय क्या संकेत होगा, एक नर्स क्या संकेत जो है महसूस करेगी? तो नर्स यही संकेत देगी कि मरीज का आउटपुट कम गया है, क्योंकि जो हार्ट वाला मरीज होता है ना उसका आउटपुट भी कम रहता है। तो ओलिगुरिया, ठीक है ना, ओलिगुरिया मूत्र की कमी, आउटपुट कम होता है। आगे है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है, फ्रायड के अनुसार, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है फ्रायड, ठीक है ना, फ्रायड के अनुसार पर्सनालिटी का कौन सा घटक यानी व्यक्तित्व का कौन सा घटक रियलिटी के सिद्धांत पर काम करता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, मैंने पहले पढ़ाया भी है। तो फ्रायड जो वो आईडी, ठीक है ना, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है ना, ये जो इन्होंने दिया 3 प्रिंसिपल, उसमें फ्रायड ने वास्तविकता के सिद्धांत, रियलिटी के सिद्धांत पर कौन सा, ईगो, सुपर ईगो या फिर आईडी, ईदम, कौन काम करता है? देखिए यहाँ पे है आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ट्रस्ट। ठीक है, तो इसमें जो काम करता है प्रिंसिपल वो ईगो काम करता है, ईगो, रियलिटी के प्रिंसिपल पर ईगो काम करता है। चलिए आगे है पाँचवा है, निम्नलिखित में से कौन एपीएच प्रसव पूर्व रक्तस्राव का कारण नहीं है? मतलब इनमें से, चारों में से कौन ऐसा है जो एपीएच का कारण नहीं है, यानी जिसके कारण एपीएच नहीं होता है, प्रसव से पहले रक्तस्राव नहीं होता है, कौन सा ऐसा कारण? प्लेसेंटा पेरिया, प्लेसेंटा प्रेविया यानी प्लेसेंटा का पहले दिख जाना, ये जो है आपको रक्तस्राव का कारण बनता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो प्लेसेंटा पहले नहीं देखना चाहिए, पहले बच्चा ना आएगा भाई। ये प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा प्रेविया तभी होता है, समझ गए ना। उसके बाद है कोड प्रेजेंटेशन, देखिए नाल प्रेजेंटेशन, नाल प्रस्तुति, नाल रहता है, नाल चलता है, ठीक है ना, नाल अगर पहले दिख रहा है
जन्म के समय, डिलीवरी के समय अगर नाभि नाल अगर पहले दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो है ब्लीडिंग होगा या नाभि नाल जो है जगह से अपना हट चुका है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि लंबा होता है, बड़ा होता है, 45 सेंटीमीटर के आसपास से होता है, तो जाहिर सी बात है यह जन्म के समय बच्चा के शरीर से लिपटा रहता है, तो ये पहले भी दिख सकता है। तो यही कारण आपका एपीएच का नहीं बनता है। बाकी प्लेसेंटा पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसमें भी ब्लीडिंग होता है। गर्भाशय फट जाता है, उसमें भी ब्लीडिंग होता है। प्लेसेंटा प्रेविया में भी ब्लीडिंग होता है। तो ये सब कारण बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा, लेकिन कोर्ट प्रेजेंटेशन कारण नहीं बनता है। चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में गर्भनाल यानी कोर्ड को बांधने क्लैंपिंग में 1 से 3 मिनट की देरी क्यों की जाती है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जो नाभि नाल होता है, जो नाभि नाल होता है उसको देखते हुए काट कर क्लैंप किया जाता है, ठीक है, दोनों साइड से क्लैंप किया जाता है। तो क्लैंप 1 से 3 मिनट की देरी क्यों की जाती है क्लैंप करने में। यह महिलाओं में एनीमिया को रोकता है, इससे प्लेसेंटा आसानी से अलग हो जाता है। यह नवजात में पीलिया को रोकता है, इससे नवजात को गर्भनाल का रक्त मिल जाता है। अब देखिए, इससे महिला में एनीमिया होता है, नाभि नाल से महिला में एनीमिया का कोई रिलेशन है नहीं है। प्लेसेंटा आसानी से अलग हो जाता है, इसलिए रुक कर क्लेम करते हैं, कोई मतलब नहीं है। यह नवजात को पीलिया से रोकता है, क्या इससे भी संबंधित है, कोई संबंधित नहीं है, तीनों हो गया गलत। हम इसीलिए 1 से 3 मिनट रुक कर क्लेम करते हैं ताकि जो नाभि नाल का जो भी ब्लड हो, क्योंकि आप लोग को पता होगा प्लेसेंटा से ब्लड किसके थ्रू आता है, नाभि नाल के थ्रू ही बच्चा में आता है। तो हम इसीलिए रुक कर क्लेम करते हैं 1 से 3 मिनट, ताकि जो भी नाभि नाल में ब्लड आया है वह बच्चे को चला जाए, इसलिए जो है हम उसे क्लेम करते हैं थोड़ा सा रुक कर, ठीक है। चलिए 7वां है, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक जीव सिफिलिस के लिए जिम्मेदार है। यानी सिफिलिस किसके कारण होता है, 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस HIV, सार्कोप्टा एस्केवी, नाइसेरियाई गुनराई और ट्रेपिनोमा पेलिडम। तो सिफिलिस जो होता है इसके कारण ही होता है, ट्रेपिनोमा पेलिडम के कारण, ठीक है। चलिए 8वां है, फेफड़ों के कैंसर के चेतावनी संकेत में इनमें से कौन सा लक्षण शामिल है। यानी फेफड़ा के कैंसर का संकेत में कौन सा लक्षण हो सकता है, इसमें से चक्कर आना, पूरे शरीर में कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर, बार बार प्लूरल इफ्यूजन। तो देखिए फेफड़ा में कैंसर का संकेत ये देता है, आप फेफड़ा में जल्दी जल्दी पानी भरेगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा, निकाल दिए फिर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा। तो बार बार प्लूरल इफ्यूजन होना यह संकेत देता है फेफड़े की कैंसर का। इसीलिए पानी बार बार अगर बनता है तो इसमें के पानी निकाल कर भेजा जाता है लैब में साइटोलॉजी टेस्ट के लिए, ठीक है। आगे है 9वां है, यहाँ पे हॉजकिन लिम्फोमा का पता चलने के समय अक्सर कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। देखिए कह रहा है कि हॉजकिन लिम्फोमा का पता चलने के समय, अगर हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में पता चला है, ठीक है ना, लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फ नोड का कैंसर, ठीक है। तो हॉजकिन लिम्फोमा का पता चला, अब पता चलने के बाद अक्सर कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित होता है, अगर पता चल गया है कि हाँ लिम्फोमा है तो पीठ, गर्दन, छाती, जांघ की ऊपरी हिस्सा, ग्रोइन। तो देखिए अक्सर जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो गर्दन होता है, ठीक है ना, हॉजकिन लिम्फोमा में। आगे क्वेश्चन है 10वां नंबर है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी युतक कनेक्टिव टिश्यू का एक घातक ट्यूमर है। एक घातक ट्यूमर है मतलब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कैंसर के प्रकार में कौन एक घातक ट्यूमर है जो कनेक्टिव टिश्यू का है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है सार्कोमा, कार्सिनोमा, ऑस्टियोमा, ग्लूकोमा। तो आप लोगों को तो पता है ग्लूकोमा यह आँख की बीमारी है, एक कोई कैंसर है नहीं, तो गलत। ऑस्टियोमा है जो हड्डियों का है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। कार्सिनोमा और सार्कोमा, तो कनेक्टिव टिश्यू में जो घातक ट्यूमर होता है वह सार्कोमा वाला होता है, ठीक है। देखते हुइएगा लिखता होगा कार्सिनोमा
बक्कल सरकोमा, फलाना फलाना, ये सब कैंसर के प्रकार में आता है, वर्गीकरण में। ठीक है। 11 है यहाँ पे, 11 है यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर यानी CA का मतलब होता है क्या, कैंसर। ठीक है ना। प्रोस्टेट कैंसर के लिए सर्जिकल इलाज के तौर पर किसकी सलाह दी जाती है। मान गए प्रोस्टेट कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर है तो सर्जरी होगा, तो किसका सलाह दिया जाएगा, कौन से सर्जरी का, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी का, बाइलेटरल और की एक्टोमी का, प्रोस्टेट ट्रांसफ्यूजल रिसेक्शन जिसे TURP बोलते हैं, और ब्लैडर ट्यूमर का ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन TURBT। ठीक है। यानी इसमें प्रोस्टेट सहित ब्लैडर को निकाला जाता है। ठीक है ना। ये सिर्फ प्रोस्टेट का है। तो देखिए इसमें जो सलाह दिया जाता है प्रोस्टेट कैंसर में, 2 प्रकार से सर्जरी होता है, एक रेडिकल और एक पार्शियल। ठीक है ना। तो रेडिकल वाला में संपूर्ण हटाया जाता है। ठीक है। तो इसमें जब प्रोस्टेट किसी अंग में कैंसर गंभीर हो जाता है तो उस अंग को संपूर्ण तरीके से हटा दिया जाता है। तो प्रोस्टेट को भी इसमें संपूर्ण तरीके से रेडिकल तौर पर हटा दिया जाता है। 12 है यहाँ पे, नीचे दिए गए कैंसर के प्रकारों में से किसका पूर्वानुमान यानी प्रोग्नोसिस सबसे खराब होता है। ठीक है। यानी 4 कैंसर का जगह है, ल्यूकोमिया, ब्लड कैंसर, स्तन कैंसर, अग्नाशय पैंक्रियाटिक कैंसर और लिम्फोमा यानी लिम्फ का कैंसर। कहता है इन चारों में सबसे खराब प्रोग्नोसिस जो है किसका है। देखिए प्रोग्नोसिस मतलब होता है कि ठीक होने की संभावना। ठीक है ना। ठीक होने की संभावना जिसे हम लोग पूर्वानुमान बोलते हैं कि इसका ठीक होने की अनुमान कितना है। तो सबसे इसमें जो खराब है इन चारों में ठीक होने के अनुमान में या पूर्वानुमान में, वह है अग्नाशय कैंसर। अग्नाशय कैंसर सबसे प्रोग्नोसिस खराब होता है। इसमें होने पर व्यक्ति जो है ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, ठीक नहीं रहता है। ठीक है ना, चला जाता है। उसके बाद आता है ब्रेन का, उसके बाद प्रोग्नोसिस खराब होता है ब्रेन का। तो ये अग्नाशय कैंसर जो है बहुत ही खतरनाक होता है। 13 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सौम्य ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर की है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे ट्यूमर 2 प्रकार के यहाँ पे सेल होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मेटास्टेटिक ट्यूमर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिक ट्यूमर जिसे हम लोग घातक ट्यूमर बोलते हैं। और ये सौम्य ट्यूमर होता है, बेनाइन मतलब स्टार्टिंग का ट्यूमर होता है। तो ये बेनाइन ट्यूमर का इसमें कौन विशेषता है, घुसपैठ करने वाला विकास, मेटास्टेटिक मौजूद होता है, एक कैप्सूल के अंदर सीमित होता है, तेज़ी से बढ़ता है। तो देखिए इसका सबसे इसमें जो ऑप्शन अच्छा है बेनाइन के लिए वो ऑप्शन नंबर C है। ये जो बेनाइन ट्यूमर होता है या एक आवरण एक ही जगह पर रहता है, लिमिटेड एरिया में रहता है, ठीक है, सीमित क्षेत्र में। लेकिन जो मेटास्टेटिक वाला होता है वह घुसपैठ करने वाला होता है, एक से दूसरे जगह बढ़ता रहता है, मेटास्टेटिक मौजूद होता है जिसे वृद्धि करने वाला बोलते हैं, और यह तेज़ी से बढ़ता है मेटास्टेटिक वाला। ठीक है। आगे है 14 नंबर है कॉप्सी, देख लीजिए कैपोसी सरकोमा। कैपोसी सरकोमा एक प्रकार का कैंसर है जो इन लोगों में आम है। मतलब किस लोगों में आम है, कैपोसी सरकोमा किस लोगों में आम है, यह एक प्रकार का कैंसर है। किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस, कांगड़ी कैंसर, HIV। तो ये HIV वाले मरीजों में कैपोसी सरकोमा एक प्रकार का कैंसर है जो HIV वाले में आम होता है। ठीक है। आगे है यहाँ पे 15, निम्नलिखित में से कौन हड्डियों का एक घातक ट्यूमर है। हड्डियों का एक घातक ट्यूमर है यानी हड्डियों में होने वाला ट्यूमर है। फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोमा, ऑस्टियोजेनिक सरकोमा और ऑस्टियोमा। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि हड्डियों का घातक ट्यूमर कौन है। ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ना चाहिए ना। एक पुरुष मरीज को स्वर यंत्र लैरिंक्स के कैंसर के लिए गर्दन पर बाहरी रेडिएशन दिया जा रहा है, सबसे संभावित दुष्प्रभाव क्या होगा। मतलब एक पुरुष मरीज है, ठीक है, उसको लैरिंक्स, उसके स्वर यंत्र में लैरिंक्स में कैंसर है
अब लैरिंग्स में कैंसर है तो गर्दन के एरिया में है, तो उसी एरिया में उसे बाहरी एक्सटर्नल रेडिएशन दिया गया। तो जब रेडिएशन दिया गया तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी दुष्प्रभाव की, साइड इफ़ेक्ट की। तो देख लीजिए, कहता है डिस्पेनिया यानी श्वसन में कठिनाई होना, क्या ये हो सकता है, क्या दस्त हो सकता है, गले में खराश, कब जाना। तो चूँकि गर्दन में रेडिएशन लगा है बाहर से, तो सबसे संभावित दुष्प्रभाव में गले में खराश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रोस्टेट कैंसर के निदान के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यानी इनमें प्रोस्टेट कैंसर के पता करने के लिए कौन एक ऐसा टेस्ट है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जिसे PSA बोलते हैं, प्रोस्टेट बायोप्सी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रोस्टेट के जांच के लिए रेक्टल का भी एग्जामिन डिजिटल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये भी होता है, बायोप्सी भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 18 है, मूत्र में किस प्रोटीन की उपस्थिति मल्टीपल मायोलोमा के निदान का संकेत देता है। यानी मूत्र में प्रोटीन होता है, हम लोग पता है, ज़्यादा प्रोटीन आने लगता है तो दिक्कत होता है। तो मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति मल्टीपल मायोलोमा को बताता है। यह क्या संकेत देता है, फाइब्रोनेक्टिन, इलास्टिन, बेंस जोन्स प्रोटीन, कोलेजन। तो मूत्र में बेंस जोन्स प्रोटीन का उपस्थिति जो है मल्टीपल मायोलोमा का संकेत देता है। मल्टीपल मायोलोमा एक प्रकार से कैंसर ही है। ठीक है, तो अगर यूरिन में मल्टीपल मायोलोमा आता है, यह एक प्रोटीन है जिसको कारण मल्टीपल मायोलोमा बताता है, उस प्रोटीन का नाम है बेंस जोन्स प्रोटीन, याद रखिएगा। 19वां नंबर का है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल जिसे हम लोग जाइलोप्रिम या जाइलोरिक, ये टैबलेट ब्रांड का नाम है। एलोप्यूरिनॉल जो ब्रांड में जाइलोप्रिम, जाइलोरिक ये सब आता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य एलोपेशिया, हाइपर यूरिसेमिया, रक्त में यूरिक एसिड बढ़ना, या फिर उल्टी में या जिम चलना। तो ये एलोप्यूरिनॉल एक दवाई है जो हाइपर यूरिसेमिया, रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर का है, नर्स मरीज को निर्देश देती है कि, नर्स जो है मरीज को निर्देश देती है कि स्तन कैंसर के निदान की पुष्टि इसके द्वारा की जाती है। यानी नर्स किसी मरीज को ये बताती है, तो नर्स मरीज को ये बताती है कि जो स्तन कैंसर है उसका निदान हम इस जांच से पुष्टि कर सकते हैं। कौन सा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, फिन नीडल एस्पिरेशन जिसे FNAC बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, मैमोग्राफी भी होता है, बात समझ लीजिए, लेकिन मैमोग्राफी के बाद भी पुष्टि नहीं होता है तो उससे पुष्टि किया जाता है FNAC से द्वारा पुष्टि किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। 21 है, यहाँ पे मुख गुहा, ओरल कैविटी का आम कैंसर क्या है। यानी मुंह में आम कैंसर जो होता है वह कौन सा होता है, एडिनोसर्किनोमा, स्क्वेमस सेल सार्किनोमा, कार्सिनोमा, याद रखिएगा, और सार्कोमा, मेलिनोमा। तो मुंह में जो होता है ओरल कैविटी में ज़्यादातर जो होता है वह स्क्वेमस, ठीक है ना, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, याद रखिएगा। 22 नंबर है, ये सभी जाने माने ट्यूमर मार्कर है सिवाय, यानी एक को छोड़कर सब जो है जाने माने ट्यूमर मार्कर है। ट्यूमर मार्कर का मतलब होता है कि जो ट्यूमर को पता करे, जो ट्यूमर को बताए। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से प्रोटीन है जो ट्यूमर को बताता है, फाइंड करता है। ठीक है, देखिए बीटा HCG, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, अल्फा फिटोप्रोटीन, ये तीनों जो है आपका टेस्ट में पता किया जाता है। ट्यूमर मार्कर का खोजता है, ढूंढता है, ये तीनों का इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट में। लेकिन ये जो एसिड फॉस्फोरस है यह आपका ट्यूमर मार्कर नहीं है, ये ट्यूमर मार्कर का पता नहीं करता है।
23 है स्क्रीनिंग के लिए सबसे कम उपयुक्त कौन होता है, यानी इन चारों में सबसे कम स्क्रीनिंग कहाँ पे होता है। तो देखिए स्तन का भी स्क्रीनिंग बहुत आम है, आसानी से हो जाता है। सर्विक्स का भी स्क्रीनिंग बहुत ही अच्छा आराम से हो जाता है। मुख गुहा का भी स्क्रीनिंग बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन फेफड़ा का जो है यह स्क्रीनिंग इसका बहुत कम होता है। ठीक है। 24 है किस कैंसर में लिम्फ नोड मेटास्टेटिक सबसे कम आम है, मतलब कौन से कैंसर में जो लिम्फ नोड होता है या मेटास्टेटिक्स में होता है सबसे कम। ठीक है। जीभ, बकल मिकोसा, हार्ड पैलेट यानी कठोर तालु ऊपर वाला, और निचला एल्वियोलस, देखिए लोअर एल्वियोलस। तो जो लिम्फ नोड में जो कैंसर होता है उसमें मेटास्टेटिस कौन होता है, जो ज़्यादा बढ़ने वाला गंभीर होता है, तो ये कम होता है, एक अंग है। तो ये हार्ड प्लेटलेट कठोर जो तालु होता है उसमें अगर मान गए कैंसर हो भी गया तो मेटास्टेटिक्स बहुत कम होता है उसमें। ठीक है। मेटास्टेटिक हो गया मतलब तो गंभीर हो गया, बढ़ने वाला। अगर मेटास्टेटिक्स नहीं है मतलब वो जल्दी रिकवरी हो जाएगा। तो ये हार्ड पैलेट यानी कठोर तालु एक ऐसा जगह है जहाँ पे मेटास्टेटिक सबसे कम होता है। ठीक है। लेकिन ये सब जगह पर आसानी से हो जाता है। 25 है निम्नलिखित सभी के सेकेंडरी ऑस्टियोलाइटिक घाव पैदा करते हैं सिवाय। ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित सभी के सेकेंडरी ऑस्टियोलाइटिक घाव पैदा करते हैं सिवाय, देखिए एक को छोड़कर सब सेकेंडरी ऑस्टियोलाइटिक घाव पैदा करता है, क्षति करने वाला। ठीक है ना। देखिए प्रोस्टेट इसका राइट आंसर होगा। गुर्दा, ब्रोंकस, थायराइड ये सब आसानी से ऑस्टियोलाइटिक घाव पैदा करता है। फेफड़ा जिसमें ब्रोंकस होता है वही है, किडनी, थायराइड ये भी गले के आसपास होता है। तो ये आसानी से तीनों जो है ऑस्टियोलाइटिक घाव पैदा कर देता है। ठीक है। लेकिन प्रोस्टेट में नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑस्टियोलाइटिक घाव जो है आसानी से किस में नहीं होता है, तो प्रोस्टेट में नहीं होता है। ठीक है। तो आज का 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।